नमस्कार आचार्य जी। सिर्फ व्यवहारिक तौर पर या संस्कारों के फॉर्म में कोई चीज को जान लेना और उस फॉर्म में काम करना शुरू कर देना, उससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि मिथ्याचार बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं इस चीज को समझना चाहूंगा कि एज अ टीचर, अगर या एजुकेशन में, और स्पेशली जब हम प्राइमरी या एक सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो इस सूत्र को अप्लाई कैसे किया जाए? क्योंकि आप जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा शायद उस चीज को समझ पा रहे हैं जो आप बता रहे हैं। और जब हम उस जगह पर स्टूडेंट से बात करते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत व्यवहारिक चीजें पहले बताई जाती हैं, जो हमारा एक शिक्षक व्यवस्था है, शिक्षक की व्यवस्था है। तो वहां पर आपसे कुछ सूत्र जानना चाहूंगा। कुछ आदतें से बन गई हैं कि हम लोग बिना सोचे समझे एक जो फ्लो में आता है बोलते चले जाते हैं एक दूसरे को। जैसे कि किसी ने पूछा क्या हाल चाल है, तो भले ही अंदर से हालत खराब हो, 12 बजे हुए हैं, छक्के छूटे हुए हैं, फिर भी हम बोल देते हैं बढ़िया है, तुम अपना बताओ। बच्चा अगर भीतर से परेशान होता है तो रो देता है। बच्चे का भीतर बाहर का खेल बहुत विकृत होता नहीं ना। वो विकृति तो उसको सिखानी पड़ती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों का क्या करें, यहाँ प्रश्न होना चाहिए कि शिक्षक का क्या करें कि वो बच्चों को बिगाड़े नहीं। क्योंकि बच्चा आपको कहाँ मिलेगा ऐसा जो बड़ा लज्जाशील है, कहाँ मिलता है? बच्चे तो जैसा उसका है, वो उसको अगर चिल्लाने का मन हो चिल्ला देगा। उसको जी। दबाव बन रहा है, वो पेशाब कर देगा। आप जी। सिनेमा हॉल लेके जाते हैं, बच्चा कहाँ सोचता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। उसको वहाँ रोना है तो रो देता है। जी। और आप, हो सकता है आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप उसे गोद में लेंगे, आपकी दाढ़ी खींच लेगा। आपको नहीं उसने पसंद किया तो नहीं पसंद किया, वो ये थोड़ी करेगा कि अरे अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, आज टैगोर जैसे लग रहे हैं। तो बच्चे तो होते ही ऐसे हैं कि जिन्हें लाज शर्म कुछ होती ही नहीं। आप उसे चड्डी पहना रहे हैं, वो बार बार चड्डी उतार के फेंक रहा है। आपको शर्म आ रही है कि अरे ये नंगा घूम गया बाहर, उसको थोड़ी शर्म आ रही है। फिर आप उसे शर्म सिखाते हो। तो प्रश्न यही होना चाहिए ना कि मैं बतौर शिक्षक ऐसा कैसे हो जाऊं कि झूठा आचरण और फालतू की मर्यादा उसको न सिखाऊं, हम्म। है ना? जी। लेकिन उसमें फिर ये भी साथ में प्रश्न पूछना पड़ेगा कि अगर उसमें जो बेहतरी आनी है वो अरे आचरण से और मर्यादा से नहीं आनी है, तो फिर कहाँ से आनी है? जी। क्योंकि अभी हमारे पास ये तो रहता ना कि हमने बच्चे को सुसंस्कृत कर दिया। तो एक जो सुसंस्कृत बच्चा है, कल्चर्ड बच्चा है, वो एक असंस्कृत बच्चे से अलग दिखाई देता है। जी। हाँ। ठीक है। अब अगर वो आपको जो अलगाव है, वो डिफ्रेंसिएशन, अगर आपको किसी और रास्ते से लाना है तो वो रास्ता क्या है? भाई बतौर शिक्षक आपने ये तो कह दिया कि ठीक है मैं इसको बेकार की मर्यादा नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, नहीं सिखाऊंगा कि अगर टीचर क्लास में घुस रही है तो सारे बच्चे खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ? क्या बात है, क्यों खड़े हो जाओ? खड़े होने में क्या रखा है? खड़ा आदमी होता है, बैठा है तब खड़ा होता है जब कहीं जाना है, कहीं जाना भी नहीं है। खड़ा आदमी तब होता है जब ऊपर से कुछ उखाड़ना है, कुछ उखाड़ना भी नहीं है। तो खड़े क्यों हुए? सोचिए इतना। कोई बैठा है, वो खड़ा क्यों होता है? या तो उसे कहीं जाना है, या उसकी बैठे बैठे टांगें थक गई हैं, या ऊपर कुछ रखा है उसको उठाना है, तब वो खड़ा होगा। नहीं तो वो क्यों खड़ा होगा? तो आप बच्चे को कह रहे हो मैम आइए खड़े हो जाओ। तो प्रश्न तो शिक्षक के मन में होना चाहिए ना, मैंने उसको खड़ा क्यों किया, खड़े होने में क्या रखा है? तो ये आपने प्रश्न कर लिया और आपने कहा आप खड़ा नहीं करेंगे। फिर लेकिन अगला प्रश्न ये आएगा कि इसमें मैं ये मूल्य कैसे स्थापित करूं कि ज्ञान श्रेष्ठ है? क्योंकि अंदर जो शिक्षिका आई है वो अपने आप में कोई व्यक्ति, महिला पुरुष नहीं है, वो ज्ञान की प्रतिनिधि बन के आई है। तो ये जो हम इनको खड़ा करते थे, इनका खड़ा होना इस बात का प्रतीक था, सिंबल था कि ज्ञान श्रेष्ठ है। और जब कोई सामने आए जो ज्ञान का प्रतिनिधि हो तो उनको आदर दर्शाओ खड़े होकर के।
अब ये बात इतनी सिंबॉलिक थी, लेकिन बच्चे को कहीं बताई तो गई नहीं है। उसको तो बस ये पता है खड़े हो जाओ, तो खड़ा हो जाता है, वो बात बात पे खड़ा होगा। भीतर उसके ज्ञान के लिए कोई अभी सम्मान या श्रद्धा नहीं है, लेकिन खड़ा तो हो ही रहा है ना। तो फिर जब आप ये कह देंगे कि हम उसके भीतर ऊपरी संस्कार नहीं डालेंगे, हम नहीं कहेंगे कि भीतर अगर शिक्षक आ रहा है तो आपको तुरंत खड़े होकर बोलना है गुड मॉर्निंग मैम, वो नहीं करना है, तो फिर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी भी आ सकती है कि आप उनसे संवाद के माध्यम से, किसी और विधि से ये स्थापित करें कि ज्ञान बड़ी ऊंची चीज़ होती है, और फिर जो ज्ञानी है उसको महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज्ञान देगा। और वो जो महत्व है आप कैसे ही प्रदर्शित कर सकते हैं, वो महत्व आप खड़े होकर ही प्रदर्शित कर सकते हैं, वो महत्व आप जो वो कह रहा है उसको सुन के भी प्रदर्शित कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हम आपके ऊपर ऐसी कोई वर्जना नहीं करना चाहते कि बैठना मना है, और ना कुछ अनिवार्य करना चाहते हैं कि भीतर वो आ रहे हैं तो खड़ा होना आवश्यक है, लेकिन हम इतना आपको ज़रूर जताना चाहते हैं कि ज्ञान सम्माननीय है। अब ज्ञान अगर सम्माननीय है तो सम्मान आपको जैसे व्यक्त करना हो कर लो। और फिर शिक्षक को बुरा नहीं लगना चाहिए अगर वो अंदर आ रहा है और बच्चे खड़े नहीं हो रहे हैं। बच्चे खड़े नहीं हो रहे हैं, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। बच्चों को अभी तक आपका ज्ञान पता ही नहीं चला, तो सम्मान किस बात को दें? आपने बच्चों तक अपना ज्ञान अभी पहुंचाया ही नहीं है, तो बच्चे क्या सम्मान दें? और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे अपना सम्मान किसी और तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको बतौर शिक्षक तैयार रहना होगा कि मैं तो घुसूंगा और अब बच्चे खड़े नहीं होंगे। वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप बच्चे को कुछ पढ़ाएं लिखाएं नहीं, मतलब पढ़ाई लिखाई से आशा कुछ सिखाएं नहीं, आप उसको संस्कार न दें, तो अपने आप तो नहीं खड़ा होने का यह होता है, अपने आप तो नहीं खड़ा होगा। ये तो हम उसको बोलते हैं खड़े हो जाओ, तो सबके लिए खड़ा हो जाता है, वो फिर वैसे किसी भी बात पे खड़ा हो जाता है। कोई भी आ जाए क्लास के अंदर वैसे ही खड़े, उसमें क्या रखा है? वो आते हैं वो क्या, मे आई कम इन, अब ये क्या है? और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये क्या है? ये आपने उसको सिखा दिया है कि कुछ भी ऐसा करा जा सकता है जिसका तुम्हें भीतर से ज्ञान नहीं है, तुम्हारे कर्म में और तुम्हारे ज्ञान में कोई रिश्ता नहीं है। अध्याय 2 अध्याय 3 साथ साथ नहीं चलेंगे, आपने उसको ये सिखा दिया। आपने कृष्ण से उसको बिल्कुल उल्टी दिशा भेज दिया। कृष्ण ने क्या करा है? कृष्ण ने कहा आत्मज्ञान से ही कर्म आएगा, और अगर आत्मज्ञान से आएगा तो निष्काम होगा, और आपने कह दिया तुम तो जी ये कर दो, ये कर दो। और वो और भी होता है कि अगर बाथरूम जाना है तो ये वाली उंगली उठाओ, टॉयलेट जाना है तो ये वाली उंगली उठाओ, और वो खड़ा होकर के ये सब कर रहा है। क्या है ये? अंदर आ जाऊं, बाहर चला जाऊं? हाँ, ये समझ में आता है कि शिक्षक ने कोई सवाल पूछा तो हाथ खड़ा किया, इससे ये पता चल रहा है कि कौन बताना चाहता है। वहाँ तक ठीक है, यहाँ ठीक है, तुम बात समझ गए कि हाथ क्यों खड़ा करा है। पर एक बात बताओ, जवाब देने के लिए हाथ ऐसे खड़ा किया है, तो घुसने के लिए ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो? कुछ बात होनी चाहिए ना। तो ये सारा दारोमदार शिक्षक का है, क्योंकि बच्चा अपने आप थोड़ी ये करता है, ये तो आप उसके दिमाग में डालते हो, कभी ऐसे करो, कभी ऐसे करो, कभी ये उंगली दिखाओ, कभी ऐसे करो, कभी मुक्का दिखाओ। ये सब क्यों बता रहे हो उसको? आप जब ये गिनती करने बैठेंगे ना, शिक्षक भी और अभिभावक भी, कि हमने कितनी बातें बच्चों को ऐसी बता दी हैं जिसका वो अर्थ नहीं जानते, ना कोई तुक है ना तर्क है, बस बेड़ा गर्क है, तो आप हैरान हो जाएंगे कितनी ही बातें। अब आप कहते हो कि अगर स्कूल आना है तो ये यूनिफॉर्म पहनो, यूनिफॉर्म माने वर्दी। अब नीचे नीला निक्कर पहन रखा है और ऊपर सफ़ेद शर्ट पहन रखी है, कुछ बताओ तो, बात करो थोड़ी उनसे। और टाई है, उस पर लाल और सफ़ेद धारियाँ बनी हुई हैं, और बेल्ट पे भी ऐसी लाल सफ़ेद धारियाँ बनी हैं, ऐसी तो होता है। और काला जूता है, सफ़ेद मोजे हैं, हर जगह ऐसी। इसी के आप कुछ वेरिएंट ले लीजिए, यही चलता रहता है। कुछ बात तो करो, क्या है, क्या दिखाना चाहते हो? तिरंगे के 3 रंग बताते हो तो ये भी बताते हो कि किसका क्या अर्थ है, अशोक चक्र क्यों होता है, उसमें कितनी तीलियाँ हैं, इनका क्या प्रतीक है, सब बताते हो। तो ये जो आप स्कूल में उसको वर्दी पहना रहे हो, कुछ बताओ तो, क्यों पहना दी? ऐसे थोड़ी वो पहन करके आ गया। ये क्यों पर कुछ बात नहीं होती ना। वो
मेरे ख्याल 5-7 साल का होता होगा, इतना होते होते उसको आदत लग जाती है कि ज़िंदगी का मतलब ही है बिना समझे करना, कुछ भी करना। क्योंकि 99% वो जो काम कर रहा है वो उसको समझाए तो कभी गए नहीं है, बस धौंस दे दी गई है कि ये काम करना है। कहीं वर्दी पहन के नहीं आया तो आप उसको घुसने नहीं दोगे स्कूल में, तो धौंस पूरी दे दी गई है कि बेटा ये नीला कच्छा ही पहनना है। कभी बताया तो है नहीं नीला माने क्या, समुंदर का रंग है, ये आसमान का रंग है, ये क्या है, ये कभी नहीं बताया। हाँ, ना पहने तो उसको आप सजा जरूर दे दोगे। बेचारों को ये भी नहीं पता होता है कि ये मे आई कम इन का अर्थ क्या होता है। एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतना सिखा दिया मे आई कम इन। जैसे बोलते हैं ना 2 2s are 4, उनको ये भी नहीं पता कि जार नहीं होता, वो कह रहे हैं 2 2s are 4, उनको नहीं पता। 3 4s are 12, हमें भी नहीं पता लगता कई लोगों को। हम भी ऐसे बोलते हैं ना 3 4s are, वो 3 4s are 12, तो वो ऐसे ही अपना रट रहा है। वैसे ही उसको बोल दिया है मे आई कम इन मैम। अब वो पहली में है तो क्या करते हैं कि मान लो ये दरवाज़ा है क्लास में घुसने का, यहाँ मैम बैठी हैं तो यहाँ पे आके खड़े होकर के मे आई कम इन मैम, मैम बोलती हैं यस कम इन। अब वो दरवाज़ा है वो यहाँ आके खड़ा हो गया है और यहाँ आके कह रहा है मे आई कम इन, ये चल रहा है। तो वही 5-7 साल की उम्र तक आते आते हमें अंधी ज़िंदगी जीने की आदत हमें डाल दी जाती है, परिवार से और स्कूल से। कुछ भी करो, बस जो जो नियम है वो कर दो, क्यों करा है ये मत पूछो। कर्मकांड और किसको बोलते हैं? कर्मकांड का क्या मतलब होता है? कुछ करना है, क्यों कर रहे हो ये नहीं पता है, और ये बता दिया है कि ऐसा करोगे तो देवता संतुष्ट हो जाएंगे, बस ये कर दो इससे देवता खुश हो जाते हैं। अब आज के देवता यही है, माँ बाप, मैम, सर, ये लोग हैं, कुछ कर दो इससे वो खुश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं पता नहीं। वहाँ आप उनको सुबह प्रार्थना सभा में खड़ा कर देते हो, उससे जो प्रार्थना गवाते हो, इतने नन्हे नन्हे, उनसे क्या प्रार्थना गवा रहे हो, उसे मतलब ही नहीं पता उन शब्दों का। वो 2 2s are चला रहा है, रिंगा रिंगा रोजेस। अब रिंगा रिंगा रोजेस माने क्या? क्या आप करा रहे हो? लेकिन ये सब उससे वो बिल्कुल तय कर लेता है कि जिंदगी का मतलब समझ तो होता ही नहीं है। जिंदगी में ये तो कोई चीज ही नहीं होती है कि पहले समझाओ फिर करेंगे। जिंदगी का मतलब है जो सब कर रहे हैं वही तुम्हें भी करना है। सीनियर क्लास वाले क्या करते हैं? तो मैं भी करता हूं, ऐसे खड़े हो जाना होता है, फिर ये करना होता है, फिर ये करना होता है, ऐसे होता है कुछ भी। छोटे बच्चे हो, कॉन्वेंट से पढ़ते हो, घर आते माँ बाप कहते कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे होते। क्यों? वो वहां पे सिस्टर करती है, हमने भी करा। उसे पता थोड़ी है कि क्रॉस बनाया जा रहा है, वो कर रहा है बस ऐसे, वो भी कर रहा है। कोई लड़की कभी पूछती है मुझे स्कर्ट क्यों पहना रहे हो, उसको पैंट क्यों पहनाई? सवाल ही नहीं पूछने का, क्योंकि पूछने ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। कुछ बात है, कुछ चीज़ें वो करनी होती हैं। और स्कूलों में अगर बच्चे पूछने पे आ जाएं तो टीचर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हो आपको भी नहीं पता आप क्यों करवा रहे हो उनसे। बहुत छोटी छोटी बात है, बच्चे जब पूछते हैं तो ऐसी बातें पूछ लेते हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल प्रत्यक्ष ऑब्वियस है। उदाहरण के लिए, ये इधर आपने बोर्ड बना रखा है, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, और आगे आपने एक कतार क्यों बनाई है? वो तो पूछेंगे, आप कहेंगे पर, वो ये भी पूछ सकते हैं ऐसे गोल गोल क्यों नहीं बैठाया है? ऐसे भी तो बैठ सकते थे ना, ये रहा ब्लैक बोर्ड, ऐसे ऐसे बैठा देते सेमी सर्किल, ऐसे क्यों नहीं बैठाया? वो तो पूछ सकते हैं। वो ये भी पूछेंगे कि ये जो हमारा क्लासरूम है इसमें 4 दीवारें क्यों हैं, ये क्यों नहीं गोल बना दिया? गोल बन जाता तो भी बात तो वही रहती ना, बल्कि ज़्यादा अच्छा रहता, सबकी दूरी बराबर रहती केंद्र से। ये क्यों नहीं करा? आपके पास कोई जवाब नहीं होगी, आपने भी कभी ये सवाल नहीं पूछे थे। आज उसको आपने आदत डाल दी है कि आचरण इस तरीके से करो, उसे आपने कर्मकांडी बना दिया। आगे भी वही सब करेगा जो सबने करा, कहेगा सब पहले ये करते हैं 10वीं, फिर 12वीं करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, उसके बाद कोई ज़्यादा थोड़ा हो जाता है तो MBA कर लेता है, कोई कूद के अमेरिका, कोई कुछ कर लेता है, MS कर ली, PhD कर लेता है, वही सब वो करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ आता है, ब्याह कर लेता है, फिर बच्चा कर लेता है, फिर ये कर लेता है। ये क्या है?
कोई भी काम हम समझ थोड़ी रहे हैं जिंदगी में कि क्यों करना है। इनमें से कोई भी काम आपको अगर बताया ना गया होता तो आपने बिल्कुल ना किया होता। अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर कामों को देखिए, वो अगर किसी और ने नहीं बताया होता है आपको कि ये करने चाहिए तो आपने बिल्कुल नहीं करे होते। और ये एक वैल्यू सिस्टम है, जस्ट डू, डोंट क्वेश्चन, डोंट आस्क, डोंट नो। ये एक मूल्य है और ये हम करा देते हैं। बच्चे को क्या पता, आप बताओ, आप उसे आप बैठा के कहते हो अब हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपने उसको बताया हिस्ट्री क्यों पढ़े? वो पहला मूल्य तो यही है कि आप बताओ तो ही क्यों पढ़ना है। आप उससे कह रहे हो आज बैठ जाओ, आज हम टेबल्स रटेंगे, टेबल्स, एकदम बचपन से वो पूछना चाहता है कि दादा पहले ये तो बता दो, ये 3 का पहाड़ा क्यों रटूं मैं? और वो नहीं रटता तो आप उसको स्केल से मारते हो। पहले ये बताओ 3 का टेबल क्यों आना चाहिए? नहीं आता मुझे, क्यों नहीं, क्यों सीखूं? मुझे नहीं सीखना, बताओ क्यों सीखूं? मैं क्यों सीखूं? पर ये आपने कभी उसको बताया नहीं कि क्यों सीखो, क्यों सीखूं, बताओ क्यों सीखूं? और हर छोटी से छोटी चीज़ बतानी होगी। छोटे बच्चों के साथ होना बड़ी मेहनत की बात होनी चाहिए। उन्हें नहीं, अपने आप कुछ बातें हो सकता है कि आप कारण जानते भी हों, आपको ऑब्वियस लगती हैं, उसको नहीं पता। मैं छोटा था, वहाँ पर ये होता था कि जब असेंबली लगती थी तो जो सबसे छोटा बच्चा होता सबसे आगे लगेगा, फिर ऐसे करके लंबे वाले पीछे लगते आते थे। एक को यही नहीं पता था कि क्यों ऐसा करा गया है, उसको नहीं पता था। उसको किसी ने बोला कि अच्छा ये इसलिए किया होगा ना, दिखाई देगा, पर उसको नहीं पता। वो सोच रहा है कोई रिवाज है, छोटे को आगे खड़ा करना ये कोई प्रथा होती है, उसको ऐसा लग रहा है। आप बता ही नहीं रहे, उसे कैसे पता चलेगा? तो फिर हम प्रथाओं में जीना शुरू कर देते हैं। पूरी जिंदगी फिर परंपरा बन जाती है, कस्टम बन जाती है, अ कस्टमरी लाइफ। अभी स्कूल बैग है, स्कूल बैग अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है। स्कूल बैग क्यों होना चाहिए, आपने उससे बात करी क्या कभी? और वो नहीं समझता ये स्कूल बैग क्या चीज है, क्यों हो ये स्कूल बैग, बताओ क्यों? ले दे करके ये मूल्य भीतर जड़ पकड़ लेता है कि जानना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है, करो। क्योंकि स्कूल बैग लेके नहीं गए तो पिटाई होगी, तो स्कूल बैग ले जाओ, भले ये पता ना हो कि स्कूल बैग क्यों है, ले जाओ बस। फिर हम कहते हैं बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये वो। जिनका मन लग जाता है वो ताज्जुब की बात है, उनका लग कैसे गया? आप बताइए ना, 3 का टेबल क्यों पढ़ूं मैं? आधों को तो आज भी समझ में ना आया कि क्यों क्यों, बताओ। 3 का तो छोड़ दो, 13 का भी पढ़ा है, बताओ 13 का टेबल क्यों पढ़ा था, बताओ क्यों पढ़ा था? क्यों पढ़ा? और उसकी जान ले रहे हैं। 13 3 जार 39। जार को ऐसे ही थोड़ी तानाशाह बोलते थे। जार ही जार, 1 जार 2 जार। बताइए। इसमें कोई प्रतिभा नहीं है कि आपने खट से बता दिया कि 13 7 जार कितना होता है। प्रतिभा है ये पूछना कि मुझे क्यों पता हो कि 13 7 जार कितना होता है, मुझे क्यों पता हो।
एक होते हैं जिन्होंने बस मान लिया है पाइथागोरस थ्योरम को, उन्होंने कहा ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, उन्होंने मान लिया है कि। उनसे ऊपर वाले वो हैं जिनको प्रूफ पता है कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर कैसे होता है, और उनसे भी ऊपर वो हैं जिन्होंने पूछा है कि मुझे ये क्यों पता हो, वजह बताओ। और जानते हो, जब ये पता चल जाता है कि मुझे ये क्यों पता हो, तो फिर प्रूफ वगैरह आप अपने आप खोजने लग जाते हो। और जब आप ये नहीं जानते कि आपको क्यों पता हो, तो आपको जो पता भी होता है उसको बस आप बोझ की तरह रखते हो, कहते हो हाँ कोई चीज़ है, एग्ज़ाम पास करने के लिए है, रख लो ना, क्या करना है अभी। अभी मैं आपको कॉपी पेन दे दूँ, कहूँ कि थोड़ा प्रूफ करिएगा कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर ही होगा, प्रूफ करिएगा, अभी देखिए क्या होता है। इतने बैठे हुए हैं, 2 कर दें बहुत बड़ी बात है। वो प्रूफ क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो प्रूफ हमें क्यों पता हो। वो पता होता ना तो प्रूफ भी आज पता होता। पता भी नहीं होता, आप खोज निकालते, उसमें कोई रटने की बात थोड़ी है। आप खुद ही खोज लोगे, एक स्क्वायर उधर बनाओगे, 2 इधर बनाओगे, डब्बे डुब्बे करके रेखा रेखा खींचोगे, कहीं ना कहीं से एरिया बराबर निकाल ही दोगे, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। पीरियोडिक टेबल में हैलोजन कितने होते हैं? बारहवीं में केमिस्ट्री थी, किस किस के पास थी? तो अभी क्यों नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? साधारण सी बात है, क्यों नहीं याद है? बस रट लिया था, क्योंकि ये नहीं पता ना कि क्यों याद रखूं, क्यों याद रखूं मैं, क्या ऐसा खास है, मैं क्यों याद रखूं। तो बस इसलिए अब याद नहीं है, तो फिर उस चीज़ ज़िंदगी में काम भी नहीं आएगी। आई याद रखना ज़रूरी होता है ना, हैलोजेंस में भी होता है एक। जब शिक्षा व्यवस्था को ही आई याद नहीं है, तो आपको हैलोजन का आई क्यों याद रहे? ये कूल था। वहाँ पे मैं टेनिस खेलने आता था सुबह सुबह, स्कूल का एक कोर्ट था, तो वहाँ पे बस रुकती थी सुबह। ये आते थे एकदम छोटे वाले, एकदम ही छोटे वाले, अब मतलब बिल्कुल अभी जो पैदा हुए हैं, तो वो बस से उतरते थे इतने इतने, और बस जहाँ रुकती थी वहाँ से स्कूल की इमारत काफ़ी दूर थी। स्कूल बड़ा था पूरा उनका कैंपस, और वो चलते थे लाइन से, और मैं अपने कोर्ट से उनको देखता था। तो बस से उतरे मानिए 50 उतरते थे, उनको कहा जाता था एक के ऊपर एक कंधे पे ऐसे रख दो हाथ, और वहाँ से उनकी लाइन चलती थी, और वो देखने लायक होता था। एक भी नहीं हाथ हटाता था, और इतने इतने सब एक जैसे ही ड्रेस में वो चले जा रहे हैं। ये हम क्या तैयार कर रहे हैं? ये क्या है? वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हम कौन सी चीजें तैयार कर रहे हैं। और उनके साथ में एक वो चल रही होती थी जो उनकी डिसिप्लिनेरियन होगी या जो भी, जो बस में उनके साथ आती थी, बस में साथ उनके एक लेडी आती थी, उसका काम होता था कि वो लाइन सही से चल रही है देखती रहे।
उनको सिखाना ही नहीं पड़ता था, बस रुकती थी, दरवाज़ा खुलता था, खट 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 ऐसे 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 निकलते जाते थे। उनकी वो कतार चलती थी, बड़ा लंबा घूम घाम के स्कूल की बिल्डिंग की ओर जाती थी, और एक के बाद एक बस आती रहती थी, ऐसे ही उतरते रहते थे, जाते रहते थे। क्यों? हाँ, आप ये कर दोगे तो अच्छा फैक्ट्री वर्कर बनेगा। आप ये भी नहीं देख रहे हो कि आप ये सब कुछ जो कर रहे हो, ये वास्तव में आप कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सेंटर्स के लिए रॉ मटेरियल तैयार करा रहे हो। एक फैक्ट्री होती है, उसमें रॉ मटेरियल सिर्फ यही थोड़ा होता है कि उसमें लोहा जाता है और कांच जाता है। मान लीजिए वहाँ कुछ तैयार होता है, वहाँ जो मैन पावर जा रही है वो भी रॉ मटेरियल है, वो सेमी प्रिपेयर्ड रॉ मटेरियल है, जिसको पहले कहाँ तैयार किया गया था? स्कूलों में। उनको तैयार ही इसी हिसाब से किया जाता है कि वो आगे जाके किसी फैक्ट्री में बिना जबान चलाए फिट हो सकें। यहाँ तक कि, और इसीलिए हमारे जैसी संस्थाओं में फिर टैलेंट की एक्यूट शॉर्टेज रहती है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने तैयार ही वही माल करा है जो सिर्फ किसी फैक्ट्री में ही फिट हो सकता है। वो सरकारी फैक्ट्री भी हो सकती है, वो उस फैक्ट्री का नाम ब्यूरोक्रेसी भी हो सकता है, उस फैक्ट्री का नाम बैंक हो सकता है, उस फैक्ट्री का नाम सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये सब फैक्ट्रीज हैं। तो वो जो वहाँ से माल निकला है शिक्षा व्यवस्था से, वो किसी फैक्ट्री में जा करके एकदम फिट हो जाएगा। ये जो जगह है ये फैक्ट्री सिस्टम से बाहर की है, तो यहां के लिए फिर लोग नहीं मिलते। समझ में आ रही है बात? आचार्य जी, इस पर अगर ये बोलूं कि ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में है वो क्रिएटिविटी को या जो फ्लेक्सिबिलिटी उसे किल करती है। नहीं, क्रिएटिविटी वर्ड बहुत दूर का है। क्रिएटिविटी के नाम पे हम उनसे हवाई जहाज बनवाने लग जाते हैं कागज के। जी जी जी। अब बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें बाकायदा क्रिएटिविटी का पीरियड होता है, उसमें नाव बनवा रहे हैं, हवाई जहाज बनवा रहे हैं, और कह रहे हैं ये कार्डबोर्ड दे दिया है, लो इसको काट करके इसका कुछ बना दो। ये क्रिएटिविटी नहीं होती है। बहुत क्रिएटिविटी का हमें नाम ही नहीं लेना चाहिए। हमें तो बस ये पूछना चाहिए कि हम इन्हें कंडीशन कितना कर रहे हैं। क्रिएटिविटी प्योरेस्ट सेंस में एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रू सेल्फ होती है। आत्मा की ही अभिव्यक्ति को सृजनात्मकता बोलते हैं। तो उसकी हम क्या बात करें? हमें तो ये बस देखना होगा ना कि हम उनका अहंकार माने उनकी जो पूरी भीतर संस्कारों की परतें हैं उसको कितना हम घना कर रहे हैं, वो प्रश्न ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बिल्कुल हो सकता है कि आप उनको एकदम हेविली कंडीशन रखो, साथ ही ये बोल दो कि ये तो क्रिएटिव भी है। क्यों क्रिएटिव है? ये नाव बनाता है, या उसके हाथ में क्रेयंस दे दिए हैं और कह दिया है कि चलो कागज़ पे गोद दो, उसने गोद दिया तो बोल दिया देखो इसने क्रिएटिविटी दिखाई है। क्रिएटिविटी के नाम पे तो हम कुछ भी कर रहे हैं। स्कूल वो जगह होनी चाहिए जहां हर तरीके से आप उसे ऑब्जर्व करने के लिए और इंक्वायर करने के लिए प्रेरित करें, जहां अपने ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी के बाद वो खुद इस निष्कर्ष पर आए कि वो जानना चाहता है कि 4 5 कितना होता है। उसके सामने खुद ये चीज़ एक समस्या बन के खड़ी हो कि भाई मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूँ, तो गिनती के लिए पहाड़ा काम का होगा। तो क्या ऐसा कोई पहाड़ा लिखा जा सकता है जिसे मैं पढ़ूँ तो फिर काम आएगा? वो खुद ये कहे कि अच्छा ये टेबल होना चाहिए, तो फिर ठीक है।